हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीटेट दिसंबर 2019 का पेपर 2 कर रहे हैं। सबसे पहले हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का पेपर हल करते हैं। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? When students repeatedly engage in an activities to earn a reward that is not directly related to that activity, they are likely to। आपके ऑप्शन है, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि पुरस्कार पाने के लिए कर रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ उसे रिवॉर्ड चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन में वो कह रहा है कि अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता, यानी कि वो स्वयं की मास्टरी के लिए ये कर रहा है। अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति, यानी कि जब उसे कोई भौतिक वस्तु या कोई मेटेरियलिस्टिक थिंग मिलेगी तभी वो उस चीज़ को करेगा। समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, यानी कि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा है। पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना। तो यहाँ क्वेश्चन में तो वो कह रहा है कि पुरस्कार पाने के लिए वो इस गतिविधि में लगा हुआ है, तो इसका फोर्थ वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो पुरस्कार है वो एक तरीके की बाहरी अभिप्रेरणा है। तो यहाँ पर फर्स्ट का सेकंड वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या कह रहा है, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास, यानी कि जब उसे कुछ मटेरियल या जब उसे कुछ वस्तु या कुछ ऐसा मिलेगा तभी वो उस कार्य को करेगा, वरना उस कार्य को नहीं करेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट का सेकंड वाला सही हो जाएगा, डेवलप मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड लर्निंग। क्योंकि यहाँ फर्स्ट में और थर्ड वाले ऑप्शन में आप देखिए, यहाँ पर आंतरिक अभिप्रेरणा की बात कर दी, जबकि सेकंड वाले में वो साफ साफ बाहरी अभिप्रेरणा की बात कर रहे हैं। इसलिए फर्स्ट का सेकंड वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आते हैं। संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशंस इज। आपके ऑप्शन है द्विदिशीय, यानी कि इन दोनों के बीच में एक पारस्परिक क्रिया होती है, ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, या फिर एक दिशीय। एक दिशीय में बोल रहे हैं कि संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है, और या तो फिर संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है। तो संज्ञान और संवेग, कॉग्निशन और इमोशंस। कॉग्निशन का संबंध हमारे मेंटल लेवल से होता है और संवेग का संबंध हमारे इमोशंस या फिर हमारी फीलिंग से होता है। जैसे इसका एग्जांपल हमने पहले ही बताया था कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम सही गलत के बारे में नहीं सोच पाते। जो गुस्सा आ रहा है वो क्या है, हमारे संवेग हैं, और हम उस वक्त सही और गलत के बारे में नहीं सोच पा रहे, यानी कि इसका रिलेशन किससे, हमारे कॉग्निशन, हमारे मेंटल लेवल से हो जाता है। तो यहाँ पर इसका सेकंड का फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, द्विदिशीय, यानी कि दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या फिर दोनों के बीच में पारस्परिक क्रिया होती है। सेकंड वाला भी नहीं होगा, ये एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, और ना ही एक दिशीय होगा। इसका आंसर फर्स्ट वाला होगा, बाई डायरेक्शनल। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट लर्निंग? आपके ऑप्शन है विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो अधिगम यानी कि लर्निंग या फिर सीखने को प्रभावित कर रहे हैं। तो बच्चे की अभिरुचि, यानी कि बच्चे को जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है या जो भी कुछ ऐसे कार्य कराया जा रहा है उसका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं। अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो वहाँ पर बनी सी बात है, उसका अधिगम बिल्कुल प्रभावित होगा। विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य, यानी कि उसका इमोशनल हेल्थ कैसा है, हो सकता है जब उसे कुछ पढ़ाया जा रहा है, कुछ सिखाया जा रहा है तो उसे तनाव हो, इसलिए वो उन चीज़ों को अच्छी तरह से नहीं सीख सकता। शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, यानी कि टीचर के लिए पेडोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज, टीचर कैसा बना रहा है उस पर डिपेंड करता है कि अगर वो अच्छी बना रहा है तो बिल्कुल अधिगम बिल्कुल प्रभावित होगा, और अगर नहीं अच्छी बना रहा है तो
उस वक्त अधिगम यानी कि जो लर्निंग की प्रोसेस होगी वो स्लो हो जाएगी। विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, यानी कि बच्चा किस समाज से, किस संस्कृति से बिलोंग कर रहा है, किस सोसाइटी से बिलोंग कर रहा है, उसका भी इफेक्ट लर्निंग पर पड़ता है। तो ये चारों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए थर्ड का फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आते हैं। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? डैश आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। यहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज की बात कर रहा है, यानी कि ज्ञान की सार्थक संरचना, जिसके बारे में संरचनावादी बोलते हैं। वो ये कहते हैं कि बच्चा कहीं से भी सीखे, कहीं से भी वो सीख सकता है, अपने समाज से, अपने विद्यालय से, अपने आसपास से, अपने परिवार से, कहीं से भी वो सीख सकता है और नॉलेज का कंस्ट्रक्शन कर सकता है। तो यहाँ ऑप्शन में हम देखते हैं कि उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध ये नहीं होगा। लगातार अभ्यास एवं बार बार स्मरण कराना, यानी कि उसे बार बार चीज़ों को अभ्यास कराया जाए और याद कराया जाए, नहीं। पुरस्कार एवं दंड, यानी कि पुरस्कार और दंड के लिए क्या उसे नॉलेज दी जा रही, नहीं। फोर्थ का सेकंड वाला होगा सामाजिक पारस्परिक क्रिया, यानी कि सोशल इंटरेक्शन, यानी कि वो समाज के इंटरेक्शन द्वारा भी नॉलेज का कंस्ट्रक्शन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आते हैं। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? द कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज, बाल्यावस्था होती है वो 6 से 12 वर्ष की होती है। इसके ऑप्शन देखते हैं। क्या यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भ में सार्वभौम रूप से समान होते हैं। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। तो यहाँ देखिए, ये बोलें कि बच्चे बिल्कुल शून्य से शुरुआत करेंगे बाल्यावस्था में, नहीं। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भ में सार्वभौम रूप से समान होते हैं, यानी कि अगर हम यूनिवर्सली देखें तो जितने भी बच्चे हैं उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे कॉग्निटिव हो, ओवरऑल डेवलपमेंट क्या समान होता है? नहीं। और फोर्थ में बोल रहा है कि ये बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं, नहीं, ये भी गलत है। यहाँ केवल थर्ड वाला सही है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। The social construction according to contemporary socio-constructivist theorist। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड? आपके ऑप्शन है अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों के द्वारा घटित होता है, यानी कि वो बोल रहा है कि जो लर्निंग की जो प्रोसेस होती है वो सेंसेस के द्वारा या फिर मोटर एक्टिविटीज़ के द्वारा होती है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। या लास्ट में ऑप्शन है बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला इसका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि बच्चे इस अवस्था में, इस स्टेज में अपने सेंसेस के द्वारा, अपने संवेदों के द्वारा और चालक गतिविधियों के द्वारा क्रियाएं करते हैं या लर्निंग करते हैं। तो इस अवस्था में नहीं करते, शैशवावस्था में करते हैं। शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है, ये भी शैशवावस्था में होता है, इसलिए ये भी गलत है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित हो जाती है, नहीं, इस अवस्था में नहीं होती है। अमूर्त रूप से इस अवस्था में सोचना भी प्रारंभ नहीं करते हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ये किशोरावस्था में अमूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। बच्चे तार्किक तथा मूर्त रूप में सोचना प्रारंभ कर देते हैं। हाँ, ये वाला सही है 6 का फोर्थ, क्योंकि अगर हम जीन पियाजे के अनुसार देखें तो ये अवस्था आती है कंक्रीट ऑपरेशनल में। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, बच्चे तार्किक रूप से एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ पर बच्चे लॉजिकली सोचना प्रारंभ कर देते, लेकिन अभी भी उन्हें चीज़ें मूर्त रूप से ही दिखाई जाती। जैसे कि अगर हम उनको बोलें
कि हम कुछ बॉक्स उनके सामने अगर रख दें तो हम उनसे ये बोलें कि इनमें से छोटा इनको छोटे से बड़े क्रम में लगाइए, तो वो लगा दें। लेकिन अगर वही हम उन्हें शाब्दिक तौर पर पूछें कि ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है, सी से छोटा डी है और डी से बड़ा ई है, तो बताओ कौन छोटा है या कौन बड़ा है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है उनको करने में अभी भी वो कंफ्यूज होते हैं। इसलिए 6 का 4th वाला आंसर सही है। चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कंक्रीटली। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चे के सामाजिकरण की फैमिली एंड नेबरहुड आर। ये हमेशा ध्यान रखें, परिवार एवं पास पड़ोस हमेशा प्राइमरी एजेंसी होती है, प्राथमिक एजेंसियां होती हैं, जबकि मीडिया और विद्यालय द्वितीयक एजेंसी में आती है, सेकेंडरी एजेंसी में आती है। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आते हैं। वाइगॉस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की, व्हेन अडल्ट एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, इट इज कॉल्ड। अब यहाँ पर वाइगॉस्की के अनुसार वो पूछ रहा है कि जब कोई वयस्क या कोई अडल्ट किसी बच्चे के परफॉर्मेंस लेवल को सहयोग के द्वारा एक्सटेंड करता है यानी कि बढ़ाता है, तो इसे क्या कहते हैं? अंतःव्यक्तिनिष्ठता, खोजपूर्ण अधिगम, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या पाड़ या ढांचा। तो अंतःव्यक्तिनिष्ठता तो स्वयं का अनुभव होता है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। खोजपूर्ण अधिगम, बच्चा खुद डिस्कवर कर रहा है चीज़ों को, नहीं, ये भी नहीं होगा। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसे ZPD भी कहते हैं, इसके बारे में वाइगॉस्की ने बताया था, तो ये ZPD भी नहीं होगा। ZPD क्या होता है कि बच्चा जब खुद किसी चीज़ को करता है और जब कोई बड़ा या उसे सिखाता है, कोई बड़ा या कोई उसे अडल्ट जो सिखाता है, उसके बीच में एक गैप होता है, एक डिफरेंस होता है, जिसे हम ZPD कहते हैं। और पाड़ या ढांचा या जैसे इसके फोल्डिंग कहते हैं, इसके बारे में भी वाइगॉस्की ने बताया था। तो इसका आंसर 4th होगा, इसकी फोल्डिंग, जिसमें वो कहते हैं कि बच्चे को तब तक चीज़ें सिखाई जाती हैं या तब तक टेम्पररी हेल्प दी जाती है जब तक बच्चा सीख ना जाए। जैसे ही वो थोड़ा सा सीख जाता है तो हम उसे खुद करने देते हैं, और अगर उसे मदद की आवश्यकता होती है तो हम उसे फिर हेल्प देते हैं। इसको हम स्केप फोल्डिंग बोलते हैं। इसीलिए 8 का 4th वाला आंसर सही है। ZPD और स्केप फोल्डिंग दोनों, ZPD के अंतर्गत स्केप फोल्डिंग आता है और इसके बारे में वाइगॉस्की ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से अपना लंच साझा करने के लिए कहा, तुमने आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ साझा किया था। लॉरेंस कोल्बर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर दर्शाता है। नूर forget to bring her tiffin to school and asked Tanya to share her tiffin, saying, "You should share your tiffin with me today because I share my tiffin with you yesterday." According to Lawrence Kohlberg theory of moral development, Noor's statement represent dash orientation typical at dash stage. अब यहाँ पर लॉरेंस कोल्बर का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसके अनुसार पूछ रहे हैं कि नूर कोई बच्चा है तो वो आज अपना लंच बॉक्स लाना भूल जाता है, तो वो तान्या से कहता है कि कल मैंने अपना लंच तुम्हारे साथ साझा किया था, तो आज तुम अपना लंच मेरे साथ साझा करो। तो ये किस अवस्था को दर्शाता है? आदान प्रदान यानी कि एक्सचेंज, कानून एवं व्यवस्था यानी कि वो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, आज्ञा पालन, बहुत ओबीडियंट है, चीज़ों को बहुत मानते हैं। अच्छा होना यानी कि गुड बॉय गुड गर्ल वाली स्टेज। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा एक्सचेंज, यानी कि वो चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक्सचेंज वाली जो अवस्था होती है वो प्री कन्वेंशनल में आती है। यहाँ पर जो कन्वेंशनल लिखा हुआ है ये कन्वेंशनल में नहीं आती, प्री कन्वेंशनल में आती है। इसलिए 9 का यहाँ पर फर्स्ट वाला सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आते हैं। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? वाइडली हेल्ड बिलीफ अबाउट टिपिफाइड कैरेक्टरिस्टिक डीम्ड appropriate for different sexes in the society are referred to as, यानी कि हमारे समाज के द्वारा जो अवधारणाएं बना दी गई हैं लिंग को लेकर, तो हम उनको क्या कहेंगे? इनको हम हमेशा जेंडर रूढ़िवादिताएं कहते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप के अंतर्गत ही डिस्क्रिमिनेशन आता है और ना ही ये जेंडर भूमिकाएं होंगी और ना ही ये जेंडर पहचान होंगे। इसलिए 10 का फर्स्ट वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? रिसेंटली देयर हैव बीन कॉन्शियस efforts to include a story in curriculum where father is involved in household work and mother is doing adventurous activities. This move is important because आपके ऑप्शन है, ये जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है, यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पर ये इसका थर्ड वाला आंसर सही होगा, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, क्योंकि क्या बोल रहा है कि हाल ही में क्यूरिकुलम में कुछ ऐसी कहानियों को ऐड किया गया है जिसमें जो फादर हैं वो घर के कामों में लगे हुए हैं और जो माता है वो जो मदर हैं वो साहसिक गतिविधियां करती हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, यानी कि जो हमारे समाज के द्वारा जो नियम निर्धारित कर दिए गए हैं, जो अवधारणाएं निर्धारित कर दी गई हैं, जैसे अगर लड़के हैं तो बाहर का काम करेंगे और अगर लड़कियां हैं तो वो घर का काम करेंगे, तो यहाँ पर वो क्या उसी के उलट चीज़ों को दिखा रहा है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, रूढ़िवादिता को समाप्त करने की बात कर रहा है। इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइप। ना ये विभेदीकरण होगा, ना ये पक्षपात होगा और ना ही ये जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। जेंडर स्थिरता या जो जेंडर कॉन्सिस्टेंसी होती है उसका मतलब होता है कि एक एज के बाद बच्चे ये समझने लगते हैं कि अगर वो लड़का है तो लड़का रहेगा और लड़की है तो लड़की रहेगी। क्वेश्चन नंबर 12 पर हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है? एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, व्हाट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन विथ लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस? यहाँ पर कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, उसके अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि यानी कि लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस अगर किसी व्यक्ति में है तो उसकी क्या विशेषताएं होंगी? तो यहाँ तार्किक यानी कि लॉजिक का मतलब साफ साफ रीजनिंग से निकल रहा है और रीजनिंग और मैथ से निकल के आ रहा है। तो यहाँ हम ऑप्शन देखते हैं, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता एवं संवेदनशीलता, ध्वनि ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, या संगीत में अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल एवं सौंदर्य परक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता। तो यहाँ पर देखिए ये ध्वनि ताल वाला आ गया, यानी कि ये तो म्यूजिक से रिलेटेड हो गया, और यहाँ पर भी संगीत में अभिव्यक्तियों के बारे में बोल दिया तो ये भी म्यूजिक से रिलेटेड हो गया। दृश्य स्थानिक परिवेश इसमें नहीं आएगा, इसका 12 का फर्स्ट वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कह दिया तर्क की लंबी श्रृंखला, लॉन्ग चेन ऑफ रीजनिंग। तो इसका फर्स्ट वाला 12 का फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा, सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न हैंडल लॉन्ग चेन ऑफ रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 13 पर जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्ड ड्यूरिंग। जीन पियाजे ने जो अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था
हाइपो डिडक्टिव रीजनिंग किस स्टेज में डेवलप होती है? आपके ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ देखिए जो उन्होंने 4 स्टेजेस दी थी, सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष की होती है, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष की होती है, कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष की होती है, और जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है वो 11 वर्ष के बाद की अवस्था होती है। तो यहाँ पर जो डिडक्टिव रीजनिंग की जो डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि जो निगमनात्मक तर्क वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में डेवलप होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आते हैं। डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। According to Dash, it is important to understand the social process and influence of the cultural context on children's thinking. किसने कहा था कि बच्चों के चिंतन यानी कि बच्चों की जो थॉट है प्रोसेस उस पर समाज और संस्कृति का प्रभाव पड़ता है? तो लेव वाइगोस्की ने इसके बारे में कहा था। 14 का 4th वाला आंसर सही होगा। कोलबर्ग ने कहा था कि कोलबर्ग ने तो संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में सहयोग का समर्थन किया है। क्वेश्चन नंबर 15 पर हम आते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ड्राइंग implication from Piaget's theory of cognitive development, a teacher of grade 6 to 8 in his classroom should. आपके ऑप्शन है केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर ही निर्भर रहना चाहिए, तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत फिर से आ गया। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि अगर कोई बच्चा 6 to 8 क्लास का है तो उसके लिए शिक्षक को एक टीचर को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? 6 to 8 का है यानी कि वो 11 या 12 वर्ष के ऊपर का बच्चा है। तो यहाँ हम देखते हैं केवल पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए, नहीं, तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं, हम उन्हें हतोत्साहित नहीं करेंगे, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। और हम ये लास्ट वाला भी देख लेते हैं, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, नहीं। अगर हम जीन पियाजे के अनुसार देखें तो यहाँ पर बोला है मूर्त सामग्रियों, यानी कि अगर वो 11 या 12 साल का बच्चा है तो यानी कि वो किसमें, वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में पहुंच चुका है। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि वो तो कंक्रीट की उन्होंने बात कर दी, इसलिए ये भी नहीं होगा, केवल इसका 15 का 3rd वाला आंसर सही है। यानी कि इस अवस्था में तर्क आधारित यानी कि जो रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन है, इस तरीके की ऐसी समस्याएं उनके सामने प्रस्तुत करनी चाहिए जो रीजनिंग बेस्ड है, इसलिए 15 का 3rd वाला सही है। प्रेजेंट प्रॉब्लम दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड solution. Thank you for watching this video. Please like